हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स जो लोग अभी अपना एग्जाम देने वाले हैं। गाइज, आप लोग के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, 2-3 चैप्टर छूट गया, या फिर सर सिलेबस तो पूरा हो गया लेकिन एकदम कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। इस तरह के थॉट्स आना बहुत ही कॉमन है। एग्जाम एंजाइटी हर कोई को होता है, एकदम नॉर्मल है। राइट? क्योंकि आप लोग का लगातार मैसेजेस आ रहा था, हम सोचे कि एक बार आपको वीडियो के थ्रू बता दें कि आप लोग का कितना प्रेपरेशन हो गया तो एनफ है। तो इस वीडियो में आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5 to 7 मिनट्स के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे पूरा एग्जाम का स्ट्रैटेजी भी, और आप लोग का कितना प्रेपरेशन हो गया तो वो एनफ है। राइट? तो लेट अस स्टार्ट गाइज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अभी हम आपको बताने वाले कि अगर आपने इतना कवरेज कर लिया, प्लीज लंबा लिस्ट देख के तुरंत से डर मत जाना, 2 मिनट खाली पेशेंस रखो। ये जो लंबा लिस्ट है ना, ये लंबा लिस्ट अगर आपने पूरा कर लिया तो आप 80 प्लस के लिए रेडी हो। 80 प्लस के लिए रेडी हो, डू नॉट वरी प्लीज। ठीक है? हाँ, बट कवरेज कितना होना चाहिए, किस ऑर्डर में होना चाहिए, वो यहां पर हम लिस्ट आउट किए हैं आप लोग के सामने। पहले स्टार्टिंग का कुछ छोटा छोटा चैप्टर्स, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, जो कि जनरली आप लोग को इजी भी लगता है, न्यूमेरिकल है, और आप लोग इसको मैनेज भी बहुत आराम से कर लेते हो। उसके बाद कुछ बड़े चैप्टर्स जैसे कि ब्रांच, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में तो सर बहुत ही बड़ा कवरेज है, बट हम यहां पर अभी जब कवरेज कर रहे हैं तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, मतलब इंसॉल्वेंसी और अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स, कन्वर्जन ऑफ फर्म, वो सब हम यहां पर कवर नहीं कर रहे हैं, उसको हम इंपॉर्टेंट में काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, आने को तो उससे भी आ सकता है ऑब्वियसली, बट अगर आप पास्ट ट्रेंड देखो तो बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, हार्डली आता है, छूट भी गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है? और उसके बाद कुछ पार्टनरशिप का एक दो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, वो सब भी पूछ लेता है। राइट? इसमें भी अगेन ब्रांच में भी सब, ब्रांच का भी कवरेज बहुत बड़ा है। इसमें मेनली डेटर्स मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड अगर आपका कवर हो जाता है तो ये प्रायोरिटी है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जनरली आप लोग के सिलेबस में जो कवरेज होता है बहुत ही कम कम होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोग के लिए एक इजी टॉपिक माना जाएगा गाइज, इसको भी आप फटाफट से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद कुछ बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स जिसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, एकदम सेलेक्टेड, एक दो क्वेश्चन खाली फटाफट से प्रैक्टिस कर लिया तो एनफ है। और कंसाइनमेंट चैप्टर से अगर थ्योरी भी देख लोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज कंसाइनमेंट चैप्टर से नॉर्मली पास्ट ट्रेंड्स देखा गया है कि थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चारों चैप्टर को मिला करके आई वुड से डोंट गिव मोर देन 1-1.5 आवर्स, मैक्सिमम 1.5 आवर्स। ठीक है? कंसाइनमेंट में आपको आधा घंटा लग सकता है, और फिर बाकी ये तीनों चैप्टर मिला करके 1 घंटा में के अंदर 20-20 मिनट में ये तीनों चैप्टर का एक दो क्वेश्चन खाली अगर देख लेते हो तो एनफ है। ठीक है? उसके बाद बेसिक चैप्टर्स में सर बहुत ही बेसिक बेसिक चीज कवर हो जाता है। डेबिट क्रेडिट का रूल्स, गोल्डन रूल्स, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बीआरएस, सब्सिडियरी बुक्स, इस तरह के टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो अब वो सब सर हम लोग ज्यादा टाइम तो दे नहीं सकते हैं, तो ये बेसिक चैप्टर्स एंड थ्योरी में जहां पे आपको लगता है कि थोड़ा सा जरूरत है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कोई 2-4 पॉइंट अगर देखना है वो, और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स जैसे कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कोई 2-4 टर्म्स अगर आपको लगता है, और कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो स्पेसिफिकली थ्योरी टॉपिक्स है, उसको आप यहां पर कवर कर सकते हो। उसके बाद अगर टाइम मिले तो बचा हुआ चैप्टर जितना हो सके, ये भी उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्ट है, जिस ऑर्डर में आपका कंफर्ट ऑलरेडी बिल्ट है, बचा हुआ चैप्टर भी उसी ऑर्डर में करना। अगर छूट जाए तो भी कोई खास बात नहीं है। ठीक है? तो सर ये इतना कवरेज, आप मान लो बेसिक चैप्टर्स भी आप कवर कर लेते हो, अदर चैप्टर्स जो बचा हुआ है उसका भी आप मैक्सिमम कवरेज कर लेते हो, तब तो गाइज आप 80-85 प्लस के लिए रेडी हो। ठीक है गाइज? इतना चैप्टर मान लो नहीं हुआ, कोई बोलता है कि सर मेरा तो 2 बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं हुआ, बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर, देखिए मेरा तो ब्रांच नहीं हुआ, मेरा तो पार्टनरशिप एकदम नहीं हुआ, सर पार्टनरशिप में भी बहुत डर लग रहा है। से फॉर एग्जांपल यहां पर कोई बोलता है कि सर मेरा कंसाइनमेंट तो मेरे को थोड़ा बहुत याद है, ज्यादा अच्छे से याद नहीं आ रहा है, और बेसिक चैप्टर्स हम थ्योरी वगैरह कुछ देख नहीं पाए हैं। आई एम सेइंग अगर आप इसको पूरा को भी देखो ना तो कोई बात नहीं है, आपके पास जितना ऑप्शनल क्वेश्चंस आता है, कुछ ऑप्शन में आप हटा सकते हो। एमसीक्यूज आता है जो कि नॉर्मली इजी लेवल का या एवरेज लेवल का होता है, टफ लेवल का एक दो क्वेश्चन ही होता है। ये सब कुछ को देखते हुए भी अगर मान लो इतना छूट भी जाता है ना, तब भी आप एक डिसेंट मार्क्स तो पक्का स्कोर कर सकते हो, डिसेंट मार्क्स तो पक्का स्कोर कर सकते हो। मान लो ये तो एक अच्छा खासा कवरेज हो गया जो आप बोल रहे हो कि आपने नहीं किया। मान लो सर
ना तो अदर चैप्टर्स हुआ है, ना बेसिक चैप्टर्स एंड थ्योरीज हुआ है, ना कंसाइनमेंट हुआ, ना पार्टनरशिप हुआ, ना ब्रांच हुआ, मान लो तो ये अच्छा खासा कवरेज है जो आपने नहीं किया। बाकी चैप्टर्स अगर आपने कर लिया तो भी आप डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके बाद अदर चैप्टर्स में भी मान लो एक दो चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है या एक दो चैप्टर और नहीं आता है, तो भी गाइज बिलीव मी, आपका जितना कवरेज है उसके बेसिस पर एटलीस्ट पास मार्क्स 45 मार्क्स, 50 मार्क्स लाया जा सकता है कम चैप्टर कम प्रेपरेशन के साथ भी। आप कोई बोलता है कि नहीं सर हम तो किए ही 4-5 चैप्टर है, तो फिर आपका ये एक्सपेक्ट करना कि आप डिसेंट मार्क्स स्कोर करोगे वो भी गलत है, राइट? तब फिर आप बिना मतलब का एक हाई होप्स हाई एक्सपेक्टेशंस बिल्ड भी मत करो, ठीक है? इसके बाद अपने दिमाग में ना बिना मतलब का एक जोर मत लगाओ कि सर मेरा तो 65 प्लस 70 प्लस आना चाहिए, जबकि आपका प्रेपरेशन में आपने 2-3 चैप्टर छोड़ भी दिया है और फिर आप बोल रहे हो कि सर मेरा तो 65 प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर नहीं आया तो फिर मेरा क्या होगा। नहीं, आप इस अप्रोच के साथ अगर पेपर अटेम्प्ट करोगे तो प्रॉब्लम है। यहां पे ध्यान से समझना, हर हर बार अपने एग्जाम में अराउंड 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आता है जो एकदम अजीब क्वेश्चन होता है। जैसे लास्ट एग्जाम में एक एएस का और इंड एस का 7 मार्क्स का डिफरेंस पूछ लिया। इंड एस आपके सिलेबस में कभी आज तक था ही नहीं, ना आज तक कभी क्वेश्चन आया हुआ, बस बुक में प्रिंटेड है। तो क्या आप वो बैठ के सारा मगअप करोगे? और कोई जरूरी है आएगा? खाली लास्ट एग्जाम में एक बार आ गया तो क्या इसका मतलब हर बार आएगा? उस तरह का एक दो अजीब क्वेश्चन, एकदम अजीब सा थ्योरी या एकदम अजीब सा एक न्यूमेरिकल कुछ भी पूछ लेगा, अराउंड 10 मार्क्स का एकदम अजीब टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेता है, ठीक है? लास्ट एग्जाम में तो स्पेशली पूछा था, इनफैक्ट लास्ट एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा पूछा था, 10 to 15 मार्क्स अपने बोल सकते हैं, एकदम अजीब टाइप का थोड़ा डिफरेंट टाइप का अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप एक बार समझो, आप इस माइंडसेट के साथ ही जाओ ना कि अगर थोड़ा सा अगर ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको टफ क्वेश्चन पेपर कैटेगराइज कर दिया जाएगा। तो अराउंड 10 to 15 मार्क्स का मान लो ऐसा आया कि जो आपको एकदम क्लू ही नहीं मिल रहा कि इसमें क्या लिखें, क्या अटेम्प्ट करें। और फर्दर अराउंड 10 to 15 मार्क्स ऐसा है जिसमें आपको एवरेज एवरेज आता है, आपको लगता है अटेम्प्ट कर दोगे, थोड़ा बहुत मार्क्स उठा लोगे, बट पूरा मार्क्स अच्छे से शायद नहीं उठा पाओगे। तब भी आपके पास अराउंड 75 मार्क्स ऐसा बच गया जो आपको आता है, अराउंड 75 मार्क्स का प्रोबेबली आपको आता है। तो उस 75 मार्क्स को भी अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अटेम्प्ट करो, तब भी गाइज एकदम श्योर शॉट आप एक डिसेंट मार्क्स पक्का स्कोर करोगे। वो 75 मार्क्स को कैसे आप किस ऑर्डर में किस माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट करते हो, प्लस बचा हुआ वो जो 10-15 मार्क्स था जो आपको एवरेज तरीके से आता था, उसमें भी आप कैसे स्टेप मार्किंग थोड़ा बहुत उठा पाते हो, उसके बेसिस पर आप एक डिसेंट मार्क्स तो पक्का स्कोर करोगे। व्हेन आई से डिसेंट मार्क्स आई मीन अराउंड 60, 55, 60, 65 वाला रेंज, 55 प्लस, राइट? और अच्छा मार्क्स अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, पेपर भी डिसेंट लेवल या इजी लेवल का आया और आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आता हुआ, तब तो 75-80 तक भी आप आराम से स्कोर कर लोगे। और वो जो 10-15 मार्क्स का जो अजीब क्वेश्चन होता है वो अगर नहीं आया मान लो, तब तो और बेटर आप स्कोर कर लोगे, ठीक है? तो आप थोड़ा सा माइंडसेट ऐसे ओपन माइंडसेट के साथ जाओ कि गाइज डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर है। अगर क्वेश्चन पेपर एकदम अजीब एकदम टफ लेवल का है तो सबके लिए है, तो उस क्वेश्चन पेपर को अप्रोच भी वैसे ही करो, उस माइंडसेट के साथ ही एग्जाम हॉल में अपना एक्सपेक्टेशन बिल्ड करो। जबरदस्ती का ये प्रेशर मत लो कि मेरा तो 65-70 नहीं आएगा इतना अच्छा प्रिपरेशन के बाद भी। हो सकता है, कोई बात नहीं है ना, उसके बाद वाला एग्जाम प्रोबेबली इजी आ जाएगा। तो अपने आप को एक मार्क्स का टारगेट प्लीज मत दो, खाली इतना सोचो कि भाई पहले एक बार डिसेंट मार्क्स तो बुक कर और फिर बाकी वहां से जितना उठा पाएंगे उतना बढ़िया। एग्जाम स्ट्रैटेजी जो है ना गाइज, एग्जाम स्ट्रैटेजी जो है थोड़ा सा हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो अभी हम करने वाले हैं। अगर आपका मान लो 3-4 चैप्टर छूट गया, बड़ा बड़ा चैप्टर, अगेन हम एक बार मार्क करके बताते हैं आपको, मान लो आपने बड़े बड़े चैप्टर्स में ब्रांच छोड़ दिया, पार्टनरशिप छोड़ दिया, सिंगल एंट्री में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, या फिर मान लो एनपीओ में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, मोटा मोटी हो गया बट ठीक ठाक फील हो रहा है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी एक दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान लो नहीं हुआ, और आप बेसिक चैप्टर्स अभी तक रिवाइज नहीं कर पाए, बट इन जनरल आपका बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ठीक है, और अदर चैप्टर्स में भी आपका एक दो चैप्टर नहीं हो पाया, बाकी कुछ कुछ चैप्टर्स इसमें से हो गया, मान लो ऐसा कवरेज है इस टाइप का, इसको बोलेंगे एवरेज प्रिपरेशन। तो एवरेज प्रिपरेशन में भी आप एक डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने प्रॉपर एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉलो किया तो। सुनो क्या एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉलो करना है गाइस। आप जब एग्जाम हॉल में बैठो तो कोई और थॉट्स के साथ मत बैठो, पूरा फोकस कि इस क्वेश्चन पेपर से कैसे मैक्सिमम मार्क्स अभी यहां से बटोर ले। अब वो अपने आप को टारगेट मत दो कि इतना तो मेरे को उठाना ही है, कम से कम मेरा 60 तो आए, मेरा तो 55 तो पक्का आए, पहले वो तो बुक कर।
अगर उसका प्रेशर पहले से एकदम फर्स्ट मोमेंट से उसका प्रेशर लोगे, तब फिर उस चक्कर में आप अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब कर दोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स कैसे उठाना है, उसके लिए अपना रीडिंग टाइम को मैक्सिमम अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन करिए। उसमें सबसे बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है कि आप उस रीडिंग टाइम में ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो पहला 2-3 क्वेश्चन कौन सा है जो छोटा छोटा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आप अपने रीडिंग टाइम में सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करने का काम मत करिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को ही आप गो थ्रू कर लें, कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्या करना है, फटाफट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 4 मार्क्स, 3 4 5 6, बस इस रेंज का क्वेश्चन, जो क्या तो 3 4 5 या 6 मार्क्स का है, वैसा 3-4 क्वेश्चन पिक कर लो। वैसा 3-4 क्वेश्चन को पिक कर लो जो एकदम इजी है, सिंपल है और आपको अच्छे से आता है। पूरे क्वेश्चन पेपर में 3-4 क्वेश्चन ऐसा पक्का होगा। तो आपका रीडिंग टाइम में बस यही काम है कि फटाफट से वो 3-4 क्वेश्चन आप पिक कर लो जो आपको पहला 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट 30 मिनट्स में जो 3-4 छोटा छोटा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको सबसे अच्छे से आता है, बस वही अटेम्प्ट करना है और उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। जो सबसे अच्छे से आता है सबसे पहले वो, जो सेकंड बेस्ट आता है वो सेकंड, उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ। इफ पॉसिबल ट्राई टू अटेम्प्ट दीज 4 क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से आता है इन द फर्स्ट 30 मिनट्स, और उसको आइडेंटिफाई कर लो रीडिंग टाइम में। इसके अलावा रीडिंग टाइम में वो आइडेंटिफाई करने के बाद अगर थोड़ा सा टाइम बचता हो तो जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, उसको क्रैक कर दो। उसको उसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन अपने माइंड में पूरा बना लो कि अच्छा पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, सो दैट जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो लिखने का, आप तुरंत उसको अच्छे से अटैक कर पाओ। जब आप अटैक करो भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, आप एकदम फटाफट लिखना स्टार्ट भी करो, तो एक रश के साथ मत करना। पहला एकदम स्टार्टिंग ना, पहला 5 मिनट एकदम आराम से लिखना, थोड़ा कॉन्शियस होकर के अच्छे से लिखना। पहला 5 मिनट आराम से सेटल डाउन हो जाना। उसके बाद आप देखोगे अपने आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, हल्का सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा। पहला फर्स्ट 15-20 मिनट्स में ना स्पीड के ऊपर वर्क नहीं करना चाहिए। पहला 15-20 मिनट थोड़ा काम रहना चाहिए, सो दैट नर्व सेटल डाउन हो जाए और आप भी 2-3 क्वेश्चन इजी इजी कर चुके हो और आपको अब बेटर फील हो रहा हो एग्जाम हॉल में। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, उसके बाद जब आप 3-4 अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो, जहां पर आपको ये फील होता है कि यार मेरा ये 15 मार्क्स 20 मार्क्स के आसपास तो एकदम इसमें आ जाना चाहिए, 15-20 मार्क्स तो मेरा एकदम बुक हो गया। अब ये टाइम है कि जो बड़ा क्वेश्चन है जिसमें अच्छा एडजस्टमेंट्स भी है, जो आपको लगता है कि आता है, बट क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस या कंफर्ट नहीं रहता कि हम एक बार में पूरा पक्का राइट कर ही देंगे। ये कॉन्फिडेंस शायद नहीं आ पाता है, उतना कॉन्फिडेंस का जरूरत भी नहीं है, उतना कंफर्ट होना जरूरी भी नहीं है, बट मोटा मोटी आता है। आपको इतना तो पता ही है कि इसमें अच्छा खासा स्टेप मार्किंग तो पक्का उठाएंगे और पूरा राइट हो गया तो शायद फुल मार्क्स भी उठा लेंगे। इस तरह का दो क्वेश्चन बिग क्वेश्चन पिक करो, 2 क्वेश्चन पिक करो ऐसा, और नेक्स्ट 1 घंटे में वो बड़ा बड़ा 2 क्वेश्चन विद इन 1 आवर 55 मिनट्स, 1 आवर या 1 घंटा 5 मिनट भी लग गया तो कोई बात नहीं है, उसमें आप वो 2 बड़ा बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश करो, उसको भी एकदम आराम से। अब यहां पर क्या होता है कि ना, जब आप पहले ऑलरेडी 15-20 मार्क्स अपना सिक्योर कर चुके होते हो तो आपका थोड़ा सा माइंडसेट, थोड़ा मेंटल स्पेस बेटर हो चुका होता है और आप बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो चुके होते हो। ठीक है, दिमाग उतना काम करने लग चुका होता है, सेटल डाउन हो चुके होते हो। तो जब आप ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें कभी कभार टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो उस समय फिर आपको थोड़ा थोड़ा ये टेंशन होने लग जाता है कि यार मेरा तो टाइम ज्यादा लग गया। अब टाइम मेकअप करने का टाइम आया, टाइम मेकअप करने का जब टाइम आया तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना चाहिए नेक्स्ट 30 मिनट्स में। और जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आते हो तब तक आप ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस 3-4-5-6 मार्क्स वाला और 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर चुके होते हो। तो ये जब आप कर चुके होते हो ना, ये आपको हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। कई बार क्या होता है कि जो बड़ा क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ चुका होता है ना, उसी से सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, तो उस समय आपका एमसीक्यू में दिमाग एकदम पर्टिकुलर टू द पॉइंट चलने लगता है। तो इसलिए एमसीक्यू को एकदम सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करके मिडिल में अटेम्प्ट करना बेस्ट होता है। तो यहां पर आप एमसीक्यूज अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको ट्राई ये करना है कि आप जो थ्योरी क्वेश्चंस है, जो आपको आता है, जिस ऑर्डर में आपको आता है, जिस ऑर्डर में आपका कंफर्ट है, उस ऑर्डर में थ्योरी क्वेश्चंस अच्छे से लिखो। और यहां पर भी अगेन स्पीड को बनाने का कोशिश करो, मतलब आपको थोड़ा सा स्पीड यहां पे बनाने का कोशिश करना है।
पर यहां पे इतना भी ज्यादा नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा रश जब करते हो ना, तो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव में इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर देने का चांसेस बढ़ जाता है। तो स्पीड मेंटेन करना है, बट एक इंटेंसिटी के साथ थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके अटेम्प्ट करना है। इतना ज्यादा भी स्पीड नहीं कि फालतू में आप सिली सिली मिस्टेक कर दो, वैसा स्पीड भी नहीं चाहिए। बट जो थ्योरी आपको अच्छे से आता है ना, वहां पर स्पीड एकदम बढ़ाने का कोशिश करना है। यहां पर आपको स्पीड, एकदम स्पीड में फटाफट से जो थ्योरी आता है वो अटेम्प्ट करना है। यहां तक आते आते ही शायद आपका मैक्सिमम टाइम भी पूरा निकल जाएगा। और यहां तक आते आते, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ योर प्रेपरेशन, आप यहां पर ऑलरेडी अपना एक अच्छा मार्क्स सिक्योर कर चुके होंगे। अगर पेपर थोड़ा टफ आया, आपका प्रेपरेशन लेवल भी एवरेज लेवल का ही है या थोड़ा सा बिलो एवरेज है, तब भी अगर आप ये वाला अप्रोच लेते हो तो एक डिसेंट मार्क्स या पासिंग मार्क्स आप पक्का सिक्योर कर लेते हो। उसके बाद अगर टाइम बचे तो बचा हुआ टाइम में जो बच गया क्वेश्चन, उसमें इस तरह से अटेम्प्ट करो कि आप मैक्सिमम स्टेप मार्किंग उठा सको। मैक्सिमम स्टेप मार्किंग उठाने का कोशिश करो। इसको भी रिमेनिंग टाइम में बचा हुआ क्वेश्चन भी उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करो जिस ऑर्डर में आपको कंफर्ट है, जिस ऑर्डर में आपका कॉन्फिडेंस है, सो दैट आप स्टेप मार्किंग कम से कम ज्यादा से ज्यादा उठा लो। उसको उसी स्ट्रैटेजी से अटेम्प्ट करो। अब क्या होता है कि जब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो विद द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑब्टेनिंग ओनली स्टेप मार्क्स, तो आप उसको पूरा पूरा सॉल्व करने के चक्कर में टाइम वेस्ट भी नहीं करते हो। तो इस तरह से अपने आप आपका टाइम एकदम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। और ये सारा काम करते समय गाइज इतना तो फोकस रखो कि आपको इतना कॉन्फिडेंट तो रहना है थ्रू आउट कि आप एक डिसेंट मार्क्स स्कोर कर लोगे। अगर प्रेपरेशन बहुत ही बिलो एवरेज है और क्या बोलते हैं पेपर भी थोड़ा डिसेंट लेवल का आ गया, तब भी एक बार ट्राई करो, अपने आप को चाहे बोल दो कि यार इतना तो कर लेंगे कि पास हो जाएंगे, राइट। और अगर डिसेंट प्रेपरेशन है, पेपर भी डिसेंट लेवल का आया, तब भी आप पास मार्क्स तो पक्का स्कोर करोगे। थोड़ा सा बेटर प्रेपरेशन, अबव एवरेज प्रेपरेशन है तो डिसेंट मार्क्स तो पक्का स्कोर करोगे। और बहुत अच्छा प्रेपरेशन है तो एग्जाम में ऑब्वियसली फोड़ दोगे। ये पूरा प्रेपरेशन करते समय गाइज, ये कवरेज करते समय, आपको अभी प्रेपरेशन करते समय अगर फील हो कि यार ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो गाइज अभी भी टाइम है। आप लोग मैराथन जाइए, देखिए उस मैराथन में जितना कवर्ड है खाली उतना कर लीजिए, खाली उतना कर लीजिए। दैट इज एनफ, दैट इज एनफ, बिलीव मी। ठीक है, ये हर चैप्टर, ये सारा चैप्टर जितना मैराथन में मेरा कवरेज करवाया हुआ है, उतना भी अगर कर लोगे तो वो भी एनफ प्रेपरेशन है फॉर द एग्जाम। All the best, guys. Rock it.